नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने वादा किया था कि आपके बीच में बैंकिंग सेक्टर्स को लेकर के यानी कि आरआरबी की तैयारी के लिए स्पेशल पैकेज लेकर के आ रहे हैं केवल और केवल आपके लिए। और पहली क्लास जो हम लोग लेकर के आए थे वो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बैंक होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कुछ टाइप्स बच गए थे। कुछ टाइप्स में बचा क्या था, तो आपके बीच में बच गया था स्मॉल एंड पेमेंट बैंक। मैंने कहा था कि अगली क्लास में जरूर एक वीडियो लेकर के आऊँगा और आपके बीच में वही वीडियो लेकर के आया हूँ स्मॉल और पेमेंट बैंक का, कि स्मॉल और पेमेंट बैंक होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी होगा कि स्मॉल एंड पेमेंट बैंक के आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी स्मॉल और पेमेंट बैंक आए क्यों। तो आने के पीछे हम लोग एक बेसिक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तो एक पॉइंट है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, या जिसको अगर हम लोग हिंदी में बोलें तो कह सकते हैं वित्तीय समावेशन। कि फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन शब्द जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसी में छिपा हुआ अर्थ निकल जाएगा। फाइनेंशियल को अगर हम लोग अटैच करें तो आप कह सकते हो फाइनेंशियल सिस्टम, और इंक्लूजन शब्द को अगर करें तो कह सकते हैं टू इंक्लूड, यानी फाइनेंशियल सिस्टम से लोगों को अटैच करना, फाइनेंशियल सिस्टम में लोगों को इंक्लूड करने की जो परंपरा है उसी को हम लोग नाम देते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का। अब ये चीज़ निकल करके कहाँ से आई, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में सी रंगराजन कमेटी गठित हुई। सी रंगराजन कमेटी से एक सुझाव मांगा गया कि क्या रीज़न है कि अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों से अटैच नहीं हुए हैं, यानी कि 100% लोग जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर से अटैच नहीं हैं। और आपको रिजल्ट बताऊं कि वो रिजल्ट था आपका 65%, कि 65% लोग ऐसे थे जो अभी भी बैंकिंग से अटैच नहीं थे। क्यों अटैच नहीं थे, तो जब उसके बारे में चर्चा की गई तो पता चला कि बैंकिंग के जो नियम और शर्तें थीं, बैंकिंग से रिलेटेड जो गाइडलाइंस थीं वो इतनी टफ थीं कि नॉर्मल पर्सन उससे अटैच होना पसंद नहीं करता था। अब नतीजा क्या हुआ कि 2005 में सी रंगराजन साहब की अध्यक्षता में कमेटी हुई, सी रंगराजन कमेटी, और सी रंगराजन कमेटी ने सुझाव दिया कि एक ऐसा तरीका लाया जाए जिससे ज़्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से इंक्लूड हो सकें। अब बैंकिंग सिस्टम से इंक्लूड करने के लिए किया क्या जाए, तो जाहिर सी बात है कि शर्तों को न्यूनतम किया गया, यानी कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि एक मिनिमम बैलेंस लेकर के चलना, या इतने पैसे रखना जरूरी है, या इस तरीके की जितनी भी शर्तें थी जो गरीब आदमी नहीं फॉलो कर पाता था, महिलाएं नहीं जुड़ पाती थी, तमाम इस तरीके की दिक्कत, उस सारे सुझावों को अपनाया गया और एक शब्द लाया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखा गया कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऊपर लायबिलिटी नहीं डाली जा सकती। नतीजा क्या हुआ, तो वहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है स्मॉल एंड पेमेंट बैंक की। कुछ इस तरीके के बैंक भी लाए जाएं जो माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट करें, जो एमएसएमई को प्रमोट करें, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करें, और वहीं से आपकी शुरुआत होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। तो सबसे पहले अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो आप सीधे कह सकते हो कि कम से कम शर्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बैंकिंग की सुविधा को पहुँचाने की प्रक्रिया। कम से कम शर्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो उसको हम लोग नाम देते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन का। दूसरा इन विच ईयर, तो 2005, विच कमेटी, तो बाय सी रंगराजन कमेटी। तो ये एक बेसिक इन्फो लेकर के हम लोग चले हैं किस पे, तो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। अब आगे चलते हैं कि व्हाट इज स्मॉल एंड पेमेंट बैंक। तो सबसे पहले तो आपको जानना ये जरूरी है कि बैंक क्या होते हैं। तो जब बैंक की आप बात करते हो तो आप कहते हो कि बैंक एक प्रकार के वित्तीय संस्थाएं होती हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। करते क्या हैं, दैट एक्सेप्ट आवर डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग अस लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमारी जमाओं को स्वीकार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऋण और अग्रिम की सुविधा भी देते हैं। स्मॉल के आगे भी मैंने बैंक लगाया है और पेमेंट के आगे भी मैंने बैंक लगाया है। इसका मतलब कि आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी कि ये भी जरूर हमारी जमाओं को स्वीकार करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर लोन और एडवांस भी प्रोवाइड करेंगे। अब आगे चलता हूं कि बैंक की अगर बात करोगे तो हु रेगुलेट्स बैंक, तो बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता होगा कि आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है। कि हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही हर तरीके के बैंकों को इंडिया में रेगुलेट करता है और हर तरीके के बैंकों को लाइसेंस प्रोवाइड करता है। एक नॉर्मल चीज़ समझ लीजिएगा कि बैंकों को रेगुलेट कौन करेगा, तो बैंकों को रेगुलेट करने का काम करती है आरबीआई।
साथ ही साथ बैंकों को लाइसेंस कौन देगा, तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि बैंकों को लाइसेंस कौन देगा, तो आरबीआई। ध्यान दीजिएगा कि रेगुलेट करेगी किसके अकॉर्डिंग, तो आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंदर रेगुलेट करती है। लेकिन जैसे ही लाइसेंस देने की बात आती है तो लाइसेंस देती है सेक्शन 22 ऑफ 1 कि सेक्शन 22, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट नहीं है, 1934 नहीं है। ये किसके अंदर आता है, तो ये आता है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यानी दिमाग में रखिएगा कि बैंकों को रेगुलेट करती है आरबीआई किस अधिनियम के तहत, तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। लाइसेंस किस कौन देता है, तो लाइसेंस भी आरबीआई ही देती है। बस अंतर क्या है, सेक्शन 22 ऑफ 1 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये अंतर है। दूसरी एक चीज दिमाग में रखिएगा कि लाइसेंस देते समय सबसे पहले इन प्रिंसिपल लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। इन प्रिंसिपल लाइसेंस को अगर हम लोग इजी वे में कहें तो सैद्धांतिक मंजूरी, कि पहले आपको काम करने के लिए दिया जाता है कुछ नियमित शर्तों के साथ कि क्या आप इस बैंक की जिम्मेदारी लेने लायक हैं या नहीं है। जैसे मैं एक नॉर्मल फिनोमेना आपको बता देता हूं, आपको एक रॉ लाइसेंस मिलता है, कच्चा लाइसेंस मिलता है, कितने महीने के लिए, तो मिलता है 18 महीने के लिए कि 18 महीने के अंदर आपने जितनी भी गाइडलाइंस है आपको सब आरबीआई की माननी होगी। साथ ही साथ आरबीआई की एक बड़ी क्लियर कट शर्त है, और वो शर्त क्या है कि 25% ऑफ ब्रांचेज, कि आप जो भी बैंक खोल रहे हैं उसकी जो 25% ब्रांच है वो आप खोलोगे अनबैंक एरियाज में, यानी उस एरिया में जहां बैंक अभी नहीं पहुंचे हैं, या इजी वे में अगर और इजी वे में कहें तो रूरल एरिया में, कि आपको 25%, यानी अगर आप 100 ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई से परमिशन लिए हो तो उसमें से 25 ब्रांच कहाँ खोलोगे, तो 25 ब्रांच आप हमेशा अनबैंक एरिया में खोलोगे, या 25 ब्रांच आप हमेशा रूरल एरियाज में खोलोगे। ये हमेशा दिमाग में लेकर के चलना है। और एक डिपॉजिटरी अमाउंट भी होता है कि आपको एक मिनिमम कैपिटल लेकर के चलनी है, और वो मिनिमम कैपिटल इस समय सामान्य बैंकों के लिए कितनी है, तो 500 करोड़, कि जब तक 500 करोड़ रुपए नहीं होगा तब तक आप बैंक के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते। सारी चीज़ें अगर आपसे मान ली जाती हैं, या आप एनबीएफसी के तौर पर वर्कआउट कर चुके हैं, सारी चीज़ें अगर मान ली जाती है तो सब मानने के बाद आपको 18 महीने का इन प्रिंसिपल लाइसेंस मिलेगा। इन प्रिंसिपल लाइसेंस के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि 25% ब्रांचेज इन रूरल एरियाज ओपन करनी है। तो ये सारी शर्तें ध्यान दीजिएगा, मैं ये चर्चा कर रहा हूँ नॉर्मल बैंक्स की, कि बैंक को लाइसेंस कौन देता है, किस सेक्शन में देता है, कौन से एक्ट में देता है, क्योंकि लगातार आईबीपीएस ने क्वेश्चन पूछा कि बैंकों को लाइसेंस किस अधिनियम के अंदर देता है, बच्चा मार के आता है आरबीआई एक्ट 1934। ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि बैंकों की छुट्टियाँ और बैंकों का लाइसेंस, ये दोनों आता है किसमें, तो ये दोनों आता है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। फिर से याद दिला रहा हूं कि बैंकों की छुट्टियां और बैंकों का लाइसेंस, ये दोनों चीजें कहां पर आएंगी, तो ये दोनों चीजें आएंगी आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। यही चीज अगर आप सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे इश्यूअर ऑफ करेंसी का फंक्शन, कि इंडिया में जितनी भी करेंसी छपती हैं उनको छापने का अधिकार किसको है, आरबीआई को है। और किस अधिनियम के तहत, तो आरबीआई एक्ट के तहत। और कौन से सेक्शन में, सेक्शन 22। बस ध्यान देना है कि सेक्शन 22 जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का होगा तो लाइसेंस की बात होगी, और सेक्शन 22 जब आरबीआई एक्ट का होगा तो नोट छापने की बात होगी। तो इसको मिलाना नहीं है, इसको सेपरेट करके चलिएगा, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं स्मॉल और पेमेंट बैंक की, कि स्मॉल और पेमेंट बैंक हैं क्या। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि स्मॉल एंड पेमेंट बैंक दो अलग अलग नाम है। स्मॉल फिनांस बैंक अलग शब्द निकल करके आता है, और पेमेंट बैंक अलग शब्द निकल करके आता है। ज़्यादातर जगहों पर एक ही साथ नाम लिखा जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अंतर नहीं, अंतर है उसके अंदर। स्मॉल बैंक अलग होते हैं, पेमेंट बैंक अलग होते हैं, माइनर डिफरेंस है जिसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्मॉल बैंक पे, पहले स्मॉल बैंक को हम लोग क्लियर कर दें, देन उसके बाद पेमेंट बैंक पे बात करेंगे। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करोगे कि स्मॉल बैंक्स होते क्या हैं, तो नाम से क्लियर है कि ये लघु वित्त बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि लघु वित्त बैंक। अब स्मॉल बैंक के पीछे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि स्मॉल बैंक का रिकमेंडेशन जो है वो किस कमेटी ने दिया, तो दिमाग में रखिएगा उषा थोराट कमेटी। स्मॉल बैंक
रिकमेंडेशंस गिवन बाय विच कमिटी? तो दैट इज गिवन बाय उषा थोराट कमिटी। उषा थोराट वाज द एक्स डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। कि उषा थोराट कौन थी? तो आरबीआई की पूर्व निदेशक थी जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया स्मॉल बैंक का पूरा कॉन्सेप्ट परोस करके रखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने। तो ये महिला कौन थी? तो ये उषा थोराट थी। तो यानी स्मॉल बैंक रिकमेंडेशन गिवन बाय उषा थोराट कमिटी। ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज आप दिमाग में रखिएगा कि क्या ये बैंक है तो ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते होंगे, और ये अगर बैंक हैं तो कहीं ना कहीं लोन और एडवांस भी प्रोवाइड करते होंगे। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि स्मॉल बैंक जो हैं ये ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का क्या मतलब कि चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो रिकरिंग अकाउंट हो, चाहे वो फिक्स्ड अकाउंट हो, हर तरीके के डिपॉजिट को स्मॉल बैंक एक्सेप्ट करते हैं। नाम की बात किया जाए या लोन्स की बात किया जाए तो लोन बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग, यानी ओनली प्रोवाइड स्मॉल लोन्स, यानी ये बहुत बड़े अमाउंट का लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, स्पेशली टारगेट करेंगे, माइक्रो फाइनेंस को टारगेट करेंगे, एमएसएमई को टारगेट करेंगे, लेकिन बहुत बड़े लोन वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओनली प्रोवाइड स्मॉल लोन्स कह देने का मतलब आप समझ जाइएगा कि छोटे लोन ही प्रोवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उषा थोराट कमेटी के रिकमेंडेशंस पर आया। दूसरी लाइन में बोला कि ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, यानी चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे रिकरिंग अकाउंट हो, चाहे फिक्स्ड अकाउंट हो, हर तरीके का डिपॉजिट ये प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी कंडीशन कि ओनली प्रोवाइड स्मॉल लोन्स, यानी ये केवल और केवल छोटे लोन देते हैं। अब क्वेश्चन ये उठा कि आरबीआई जब स्मॉल बैंक का लाइसेंस लेकर के घूमती है, यानी देने के लिए जब बुलाती है, तो कैसे लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है? तो प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा ऐसे लोगों को, यानी हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी इंडिविजुअल्स को दिया जा सकता है। लेकिन किसको? तो जिनके पास 10 ईयर एक्सपीरियंस होगा, यानी 10 साल का कम से कम अनुभव होगा, उसी को इसका लाइसेंस दिया जाएगा, स्मॉल बैंक का लाइसेंस दिया जाएगा। और किस क्षेत्र का होना चाहिए? तो होना चाहिए एनबीएफसी का, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कि जो बैंकों से रिलेटेड काम करती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, चाहे इसमें आपका 10 साल का अनुभव हो, चाहे फाइनेंस के फील्ड में आपका 10 साल या उससे ज़्यादा का अनुभव हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस या उससे जुड़े हुए फील्ड में आपका 10 साल या उससे ज़्यादा का अनुभव हो, या इस तरीके से जुड़ी हुई कंपनियों से आपको। यानी आप दिमाग में रखिएगा कि किसको लाइसेंस प्रोवाइड करते समय प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा, तो वो हैं आपकी एनबीएफसी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या आपकी फाइनेंस कंपनीज, या आपकी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। ऐसी कंपनियों को प्रायोरिटी दी जाती है। जब भी वो लाइसेंस के लिए लगाएंगे तो बाकी लोगों को छोड़ के उनको पहले आगे रखा जाएगा। तो ये आपका दूसरी चीज दिमाग में रखिएगा कि इनका जो 75% ऑफ लोन्स जो होता है, यानी ये जितना भी लोन देंगे, मान लेते हैं कि इन्होंने 10 लाख रुपए का लोन दिया, तो उसका 75% जो लोन होगा, यानी उनके बैंक से निकले हुए टोटल लोन का 75% जो लोन होगा वो जाएगा किसको? तो वो जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के पास, यानी प्रायोरिटी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि नहीं। यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जो पीछे जा रहे हैं और जिनको सरकार ने स्पेशली टारगेट किया है 5 ईयर प्लान में या किसी भी तरीके से ऊपर उठाने का, उनको हम रखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर, यानी प्राथमिकता क्षेत्र। तो ध्यान देना है कि स्मॉल बैंक अपने टोटल लोन का 75% जो लोन होगा वो किसको देंगे? तो वो देंगे प्रायोरिटी सेक्टर को, यानी प्राथमिक क्षेत्र को। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि 75% लोन किस सेक्टर को प्रोवाइड करेगा? तो वो देगा उसका। बाकी जो नियम थे कि 25% ऑफ ब्रांचेस, 25% ऑफ ब्रांचेस ऑन बैंक एरिया, यानी इसके साथ भी वही शर्त है कि वो अपनी 25% ब्रांच कहाँ खोलेगा? तो रूरल एरिया या अनबैंक एरिया में। तो ये बेसिक फिनोमेना मैंने स्मॉल बैंक का लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि स्मॉल बैंक उषा थोराट कमेटी हर तरीके का डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, लोन केवल छोटे स्तर के देंगे। स्मॉल बैंक का लाइसेंस देते समय किसको ध्यान दिया जाता है? तो इंडिविजुअल जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, किसमें? तो या तो एनबीएफसी में हो, या तो फाइनेंस में हो, और या तो माइक्रो फाइनेंस में हो। साथ ही साथ
अपने लोन का कुल 75% वो देंगे किसमें, तो प्राथमिक क्षेत्र में, और साथ ही साथ 25% ऑफ ब्रांचेज अनबैंक एरिया में वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये दिमाग में रखिएगा कि ये बेसिक फिनोमेना स्मॉल बैंक का हो गया। अब चलता हूं क्या अंतर है पेमेंट बैंक के अंदर क्या होगा, तो आता हूं पेमेंट बैंक की तरफ। इसको आप या तो नोट कर ले या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप जरूर से हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ अटैच करिए। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, ये मुझे विश्वास है, लेकिन ये विश्वास आपको भी होना चाहिए कि आप कर सकते हो। हम आपका साथ हमेशा दे रहे हैं, हमेशा आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। अब मैं आता हूं अगले पर, पेमेंट बैंक के ऊपर, कि पेमेंट बैंक क्या होते हैं। तो पेमेंट बैंक भी इससे मिलते जुलते हैं, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए ही आए थे, गरीब लोगों को टारगेट करने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा अंतर है कि स्मॉल बैंक के अंदर एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस को टारगेट करना था, लेकिन पेमेंट बैंक स्पेशली आया था गरीब लोगों को टारगेट करने के लिए। आता हूँ एक एक पॉइंट पे। तो सबसे पहले बात किया जाए पेमेंट बैंक के ऊपर कि पेमेंट बैंक क्या है। तो सबसे पहला आपको याद आ रहा होगा उषा थोराट कमेटी, कौन सा, स्मॉल बैंक। यहाँ पे जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे थे आपके नचिकेत मोर साहब। नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था पेमेंट बैंक का, यानी जैसे ही आपसे पूछा जाए कि पेमेंट बैंक रिकमेंडेशंस गिवन बाय विच कमेटी, तो दैट इज गिवन बाय नचिकेत मोर कमेटी। और नचिकेत मोर वाज आल्सो डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, यानी नचिकेत मोर भी क्या थे, डायरेक्टर थे आरबीआई के। आगे चलता हूँ कि इसमें क्या होगा, तो इसमें आप दिमाग में रखिएगा कि इसमें हर तरीके के डिपॉजिट नहीं ओपन होंगे। वहाँ पे मैंने कह दिया कि हर तरीके का डिपॉजिट ओपन होगा, चाहे वो करंट हो, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो रिकरिंग हो, चाहे वो फिक्स हो। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि ओनली डिमांड डिपॉजिट्स, यानी केवल मांग जमाएं ही ओपन होंगी। मांग जमाओं का एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। यानी एफडी और आरडी, अगर सीधे शब्दों में मैं कह दूं तो मैं सीधे कह सकता हूं कि फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट कैन नॉट बी ओपन बाय पेमेंट बैंक। यानी पेमेंट बैंक एफडी और आरडी नहीं खोलेगा, कभी भी खोलेगा क्या खोलेगा, तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। मैंने पहले ही एक शब्द लिख दिया कि गरीबों को टारगेट किया गया है, और गरीबों को टारगेट करने के लिए एफडी आरडी खोलने की आवश्यकता नहीं है, स्पेशली उनको करंट और सेविंग अकाउंट्स की आवश्यकता पड़ती है। आगे चलता हूं कि इसके अंदर लोन की अगर बात किया जाएगा तो ये दिमाग में रखिएगा कि ये नॉर्मल लोन प्रोवाइड नहीं करते, यानी आम जनता जो है वो जा करके पेमेंट बैंक से लोन नहीं ले सकती। ये अपना 75% यानी मेंटेन करते हैं 75% ऑफ लोन डिपॉजिट इन बैंक्स। क्लियर है, यानी कौन से बैंक में, तो दिमाग में रखिएगा गवर्नमेंट बैंक में। यानी इनके अंदर कंडीशन क्या रखी गई कि ये अपना 75% ऑफ लोन डिपॉजिट, यानी ये लोन देंगे किसको, तो लोन जब भी देंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर ही निवेश करेंगे, यानी सरकारी प्रतिभूतियों के अंदर ही निवेश करेंगे। 75% इनका लोन कहाँ जाता है, तो गवर्नमेंट बैंक के पास जाता है। अब बचा रिमेनिंग 25% कहाँ जाता है, तो दिमाग में रखिएगा कि 25% लोन जो है इनका जाता है कहाँ पे, तो अदर बैंक्स में जाता है। यानी 75% सरकारी बैंकों को ये देंगे और बचा हुआ 25% जो है तो रिमेनिंग बैंक्स को देंगे, यानी अदर बैंक्स को ये प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलता हूँ, कह रहा है कि कितना डिपॉजिट रख सकते हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा कि मैक्सिमम 1 लाख डिपॉजिट पर अकाउंट, यानी कोई भी व्यक्ति पेमेंट बैंक के भीतर अगर अकाउंट खोल रहा है तो एक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का फंड प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरा एक माइनर चीज़ दिमाग में हमेशा रखिएगा, इसलिए याद आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन इससे बना हुआ था कि पेमेंट बैंक एटीएम कार्ड तो प्रोवाइड करते हैं, एटीएम कार्ड तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि डेबिट कार्ड तो प्रोवाइड करेंगे,
लेकिन चूंकि वो लोन नहीं देते हैं इसलिए क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैंने यहाँ सीधा सीधा लग दिया कि नॉर्मल जनता को लोन देने के लिए पेमेंट बैंक नहीं खुला है। पेमेंट बैंक अपना 75% सरकारी बैंक में डालता है और 25% अदर बैंक में डालता है। तो जब लोन ही नहीं प्रोवाइड करता, एडवांस ही नहीं प्रोवाइड करता, तो उस कंडीशन में क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड नहीं करेगा। आगे चलते हैं, कुछ माइनर चीज़ों पे अगर डिस्कशन किया जाए तो 10 स्मॉल बैंक हमारे पास हैं इस समय और 11 पेमेंट बैंक हमारे पास हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने स्मॉल बैंक चल रहे हैं तो 10 स्मॉल बैंक हमारे पास हैं, 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे पास रनिंग मोड में है और 11 जो पेमेंट बैंक हैं वो रनिंग मोड में है। अगर पहला पेमेंट बैंक पूछा जाए तो एयरटेल पेमेंट बैंक और सबसे बड़ा पूछा जाए तो पोस्ट इंडिया पेमेंट बैंक कि जो पोस्ट ऑफिस को कन्वर्ट करके कुछ जगहों पर पेमेंट बैंक ओपन किए गए हैं तो वो सबसे बड़े हैं, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड आप कह सकते हो। और सबसे पहला अगर पूछा जाएगा तो एयरटेल, यानी कि फर्स्ट अगर पूछा जाएगा तो एयरटेल पेमेंट बैंक फर्स्ट है और पोस्ट इंडिया पेमेंट बैंक आपका ये सबसे बड़ा पेमेंट बैंक है। ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। दूसरा एक माइनर सा डिफरेंस, और अभी मैंने बताया कि कमर्शियल बैंकों की कंडीशन में, कमर्शियल बैंक जो होंगे, कमर्शियल बैंकों की कंडीशन में मैंने कहा कि डिपॉजिटरी अमाउंट कितना होता है तो 500 करोड़ होता है कि कोई भी बैंक अगर आरबीआई के पास लाइसेंस लेने जाता है तो कितना जमा करता है, तो 500 करोड़ का कॉन्सेप्ट मैंने बताया। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि जब यही चीज़ स्मॉल और पेमेंट बैंक के केस में आती है तो वो अमाउंट पहले 100 करोड़ था लेकिन वर्तमान में बढ़ा करके 200 करोड़ कर दिया। यानी स्मॉल और पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेने के लिए भी आपको सेक्शन वही फॉलो करना है, सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अथॉरिटी भी वही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन अमाउंट में थोड़ा बदलाव है। अमाउंट कितना होना चाहिए, 200 करोड़ और अभी हाल ही में कितना था तो 100 करोड़ था। यानी कि नॉर्मल कमर्शियल बैंक के लिए 500 करोड़ और स्मॉल और पेमेंट बैंक के लिए 200 करोड़। क्लियर है? तो ये आपका पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट हो गया। दोनों के ऊपर बराबर बराबर मैंने डिस्कशन कर लिया है। अब किसी भी तरीके की अगर चीज़ें आपको परेशानी आती है तो उसके लिए आप आ सकते हो, चैनल के कमेंट में जा सकते हो और कमेंट कर सकते हो आप। अगली वीडियोस में उसको मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज़, आप लगातार इस तरीके से वीडियो देखिए। आरआरबी आपकी ठीक सामने है कि आरआरबी के लिए अब समय थोड़ा कम बचा हुआ है, तो हम लोग लगातार जल्दी जल्दी वीडियो लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा ना रहे और आपके पास पढ़ने के लिए भरपूर समय बचा हुआ है। तो इसलिए इसमें आपको पीछे नहीं हटना है, बस एक ही नारा लेकर के चलना है कि अब की बार आरआरबी पार, कि किसी भी तरीके से रीजनल रूरल बैंक्स में जॉब लेनी ही लेनी है, तो तभी जा करके इस वीडियो का मतलब निकल करके आएगा। मुझे सब्सक्राइबर या लाइक या कमेंट से ज़्यादा फिक्र आपके सिलेक्शन की है, तो इसलिए सिलेक्शन लेना मस्ट है आपके लिए। तो इसलिए आप वीडियो को देखिए। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती आप कमेंट बॉक्स में जाओगे, कमेंट बॉक्स में जा करके आप जरूर क्वेश्चन आंसर जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। लगातार हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।